Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Hindi मल्हार. So अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. 7 चैप्टर्स की जो पोएम है वो रीड कर चुके हैं, इसके प्रसंग सहित व्याख्या देख चुके हैं, सिर्फ इसकी एक्सरसाइज देखना बाकी है. So चलिए इसको देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पाठ में से कुछ एक्सरसाइज है. आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं. इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं. हो सकता है इन्हें करने से आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव करें. सो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखेंगे. मेरी समझ में 2 पार्ट्स हैं. सो यहाँ दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर देने हैं हमें और स्टार मार्क करना है, राइट. और सबसे लास्ट में यहाँ दिया है, जो भी आप आंसर लिखेंगे उनको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि आपने वो आंसर क्यों चुना. तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना. सो लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है. क्यों? क्योंकि कवि का संदेश है इसमें कि कविता का संदेश प्रेम, स्नेह और सकारात्मकता फैलाने का है, जो अंधकार यानी कि दुख और अज्ञानता को मिटा सकते हैं. देन नेक्स्ट इज, जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी. यह वाक्य किससे कहा गया है? सो यहाँ पे तुम यूज हुआ है ना, तो किसके लिए है? तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से या तिमिर से? तिमिर यानी अंधेरा. सो मनुष्यों से यहाँ पर बात की जा रही है. सो कविता में बताया गया है कि मनुष्य ने ही पहली बार अंधकार यानी तिमिर में दीप जलाकर साहस और प्रेम की चुनौतियों का सामना किया था. ओके, सो सेकेंड वाला सही है. अब यहाँ मिलान के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको हम इंटरनेट वगैरह से सर्च करके मैच कर सकते हैं. तो एक तरफ दिया हुआ है शब्द, एक तरफ दिया है अर्थ या संदर्भ कि किस सेंस में इस पोयम में यूज हुआ है. ओके, सो अमावस का मतलब होता है जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मतलब पूरा अंधेरा रहता है. देन पूर्णिमा, पूर्णमासी मतलब वह तिथि जिस दिन रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है ना, रात को पूरा राउंड आपको चांद देखने को मिलेगा. विद्युत दिए यानी बिजली से चलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण. देन युग, युग यानी समय, काल मतलब कितने समय की हम बात कर रहे हैं. युग संख्या में 4 माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग. ओके, सो इस तरीके से मैच करेंगे. नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा. कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, इसका अर्थ क्या समझ में आया वो बताना है और फिर डिस्कस करके अपनी पुस्तक में लिखना है. सो दिए और तूफान की यह कहानी चलती आ रही और चलती रहेगी. जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी. रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा. सो ये पंक्तियां संघर्ष और साहस की महत्ता को बताते हैं, महत्व को बताती हैं. कवि कहते हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी अनंत है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये हमेशा से चलती आई है और आगे तक भी चलती रहेगी. दीपक की पहली लौ जो जल गई वह सोने की तरह मूल्यवान है और निरंतर जलती रहेगी, जो ये दर्शाता है कि प्रेम और सच्चाई की जीत अंततः होती है. मतलब अगर हमेशा आप दिया जलाने की कोशिश करेंगे तो प्रकाश कभी न कभी होगा. निशा को सवेरा मिलेगा, मतलब जो अंधकार है उसमें एक सवेरा यानी रोशनी आएगी और अंधकार मिट जाएगा, यानी सभी दुख खत्म होंगे और जीवन अंततः बहुत सुंदर हो जाएगा. ओके, सो ये इसका मीनिंग है, आप ऐसे लिख सकते हैं. देन सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए. 3 क्वेश्चंस हैं. पहला है, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं का उदाहरण किया गया है? सो अंधकार को दुख, निराशा और कठिनाई के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है. देन ये कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है. इसमें क्या आशा की गई है, ये आशा क्यों की गई है? सो इस कविता में यह आशा की गई है कि निरंतर प्रयास करने से अंधकार का अंत होगा और प्रकाश का संचार होगा. ये आशा इसलिए की गई है क्योंकि सच्चे प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, मतलब अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं. देन कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है? सो कविता में प्रेम और स्नेह के दीप जलाने की बात की गई है और संघर्षों के कारणों को बुझाने का सुझाव दिया गया है ताकि अंधकार मिट सके. नाउ नेक्स्ट इज कविता की रचना. जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा. तो यहाँ पर इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास करना है. आप हाथों से ताली भी बजा सकते हैं. दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लग रहा है या अलग अलग, ये आप ऑब्जर्व करेंगे.
आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण ये कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। तो यहाँ पर पोयम की रचना कैसे होती है? जब आप एक धुन बनाकर किसी लाइन को गाते हैं तो एक जैसा टाइम लगेगा हर दो लाइन को गाने के लिए उस पोयम की। जैसे अगर इसको मान लो हम इस तरीके से गाएं, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, तो अगली जो लाइनें होंगी उनको भी हम इसी टोन में गाएंगे और इतना ही टाइम लगेगा। सो ऐसे कविता की रचना होती है। अब आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। ये तो एक हो गई, और भी बहुत सी विशेषताएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। 2-4-2-4 मतलब 2 लाइनें हैं, फिर उसके बाद 4 लाइनें एक साथ लिखी हैं, फिर 2 लाइनें हैं, फिर 4 लाइनों का एक पैराग्राफ है, राइट। सो ये एक तरीका होता है कविता लिखने का। बाकी की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लय और समान समय, मतलब इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को बोलने या गाने में लगभग समान समय लगता है, जिससे इसकी लयबद्धता बनी रहती है। लयबद्धता मतलब एक जो धुन में हम गा रहे हैं वो धुन एक जैसी रहती है और इसे सुनने में अधिक प्रभावशाली बनाती है। फिर भाषा इसकी सरल है और सहज है, तो सभी को समझने योग्य ये पोयम है। देन प्रतीकात्मक, मतलब कुछ चीजों का यूज किया गया है किसी और चीज को बताने के लिए। जैसे दिया और अंधेरा, ये शब्द क्या है? प्रतीकात्मक हैं, जिनका उपयोग दिए का प्रकाश के लिए या अच्छी चीजों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए किया गया है। अंधेरा का नेगेटिविटी के लिए, या जो चीजें हमारी सक्सेस में बाधा बनती है उनके लिए यूज किया गया है। तो इन्हें बोलते हैं हम प्रतीकात्मकता। ओके, ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। नाउ फिर से मैच द कॉलम है, यहाँ पर मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। अब मैं सेम कलर से इनको हाईलाइट कर दूंगी, मैं लाइन से नहीं मैच कर रही हूँ। ओके, जो जिसका करेक्ट मैच है हम सेम कलर यूज करेंगे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में। तो कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, इसका मतलब क्या है? विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। देन जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इसका अर्थ है दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। देन मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही है अमावस निशासी, यहाँ पर विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है, इस पर बात की गई है। देन बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे, जो बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। तो विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं है। तो ये सही मैच है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, अनुमान या कल्पना से। यहाँ अपने समूह में मिलकर आपको चर्चा करनी है। यहाँ 2 लाइनें दी गई हैं पोयम की और इनके बारे में आगे क्वेश्चन है। सो दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की ये कौन सी कहानी है जो सदा से चली आ रही है? सो दीपक और तूफान की कहानी एक प्रतीक है, मतलब एक हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है जो संघर्ष और साहस और निष्ठा का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने अच्छे कार्यों को जारी रखना चाहिए। देन जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। सो दीपक की ये सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जली चली आ रही है? सो इसका अर्थ ये है कि जब पहला दीपक जलता है तो वह साहस और प्रेम का प्रतीक बनता है और दूसरों को भी उत्साह देता है। सो उसकी लौ अमर रहती है, जिससे हर समय प्रेरणा मिलती रहती है। देन नेक्स्ट इज शब्दों के रूप। यहाँ पर लिखा है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। सो अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने और बोलने में थोड़ा सा अंतर आप देख सकते हैं ना। अमावस, अमावस्या, थोड़ा सा डिफरेंस है। सो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। जैसे दिया, दीप, उजेला, उजाला, अनगिन, सो अनगिनत। तो ये कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, हमें खुद से भी ढूंढने हैं। जैसे दिन, दिवस, धरा, धरती, सिल, शिला, है ना। सो ये सारी चीजें कॉमन है। आपको और कोई ऐसे पेयर मिलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अर्थ की बात। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए और इसके बदलने से पंक्ति का अर्थ जो होगा उसमें क्या अंतर आ रहा है, इस पे चर्चा कीजिए। सो जैसे अभी लिखा है, जलाते चलो ये
दिए स्नेह भर भर, चलो की जगह रहो कर दो, जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसका क्या डिफरेंस आ रहा है? सो चलो शब्द में सक्रियता है। सक्रियता मतलब कंटिन्यूटी, कि हमें चलते रहना है, हमें कोई प्रयास करते रहना है, जो निरंतर आगे बढ़ने और प्रेम से भरे दियों को निरंतर जलाते रहने का भाव देता है। इससे एक प्रकार की गति और निरंतरता का अभ्यास होता है कि हमें कंटिन्यूटी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जब हम रहो शब्द बोलते हैं तो इसमें स्थिरता का प्रतीक है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दिए जलते रहें लेकिन सक्रियता और गति का भाव कम हो जाता है। ये स्थिरता का आभास देता है, मानो प्रेम का दीप एक जगह जल रहा हो। यहाँ पर रहो वर्ड ऐड करने से ये डिफरेंस आया है कि जहां पर हम हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसी में खुश हैं और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई दुख आ जाता है तो उससे हमें आगे बढ़ने का एक जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो साहस नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब हम चलो बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आज एक दुख है तो उससे हम डील करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करेंगे और आगे फिर एक नया रास्ता निकालेंगे। ठीक है, तो इस बदलाव से पंक्ति की गतिशीलता और सक्रियता की भावना कम हो जाती है, जिससे कविता की प्रेरणादायक और निरंतरता की भावना पर असर पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ जाता है। सो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द लिखे हैं। आपको उनमें से चुनकर जो सबसे बेस्ट हो इस लाइन के लिए वो फिल करना है। जैसे पहला है, बहाते चलो डैश तुम वह निरंतर, नैया नाव या नौका नाव। सो कभी तो तिमिर का डैश मिलेगा, तट तीर या किनारा किनारा मिलेगा, रहेगा डैश पर दिया एक भी यदि, धरा धरती भूमि धरा। देन कभी तो निशा को डैश मिलेगा, प्रातः सुबह या सवेरा सवेरा मिलेगा। देन जला दीप पहला तुम्ही ने डैश की, अंधकार तिमिर अंधेरे तिमिर की, चुनौती डैश बार स्वीकार की, प्रथम अव्वल या पहली प्रथम बार स्वीकार की। तो ये पोएम से ही हमने वर्ड्स लिए हैं, ये बेस्ट सूटेड वर्ड्स हैं जो हमने फिल कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है प्रतीक, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ यहाँ पर है रात, सवेरा का अर्थ है सुबह, दो वर्ड यहाँ पर है। सो आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत जैसे यहाँ दिया है, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। सो निशा मतलब होता है रात और सवेरा मतलब होता है सुबह। तो इन दोनों शब्दों का रात और सुबह के लिए यूज ना करके किसी और सेंस में यूज किया गया है पोयम में, तो वही बताना है। कविता में निशा का अर्थ केवल रात नहीं बल्कि अंधकार और कठिनाइयां भी हो सकता है, और सवेरा का अर्थ सिर्फ सुबह नहीं बल्कि उजाला, आशा या नई शुरुआत हो सकता है। यहाँ कवि कह रहे हैं या संदेश दे रहे हैं कि एक दिन अंधकार यानी निशा का अंत होगा और उसे उजाला यानी सवेरा मिलेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखिए, कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, कविता में से चुनकर अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा करनी है और सही स्थान पर इसे लिखना है। जैसे कुछ वर्ड हैं जो सवेरा से रिलेटेड है, वो सवेरा के नीचे लिखेंगे, निशा से रिलेटेड है वो निशा के नीचे लिखेंगे, यानी रात से रिलेटेड। तो सवेरा से रिलेटेड यहाँ दिए, पूर्णिमा, दिवस, नाव, किनारा, ज्योति, उजेला, लौ, स्वर्ण, ये सारे शब्द जो है सवेरा यानी प्रकाश या फिर सकारात्मकता या उजाला, इनसे रिलेटेड है। ओके, निशा मतलब रात, तो इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं अंधेरा, अमावस, तिमिर, शिला, तूफान, जलना, बुझना। ओके, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉक्स है और सवेरा में एक बॉक्स आपको कम पड़ रहा है मेरे हिसाब से, बाकी आपके टीचर क्या कराती हैं उसको आपको देखना होगा। नाउ नेक्स्ट इज, अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। संकेत यहाँ दिया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और इन पर विचार कीजिए। कुछ चित्र यहाँ दिए गए हैं, ये सवेरा और अंधेरा, इन्हीं वर्ड्स को मिलाकर कोई नए वर्ड्स आपको डिस्कस करने हैं। जैसे मैं एक बता देती हूँ यहाँ ये अंधेरा और सेम चित्र इधर उजाला, दिन और रात में यह देखने को आपको मिला है। सो दिन और रात ये एक और पेयर हो सकता है, तो ऐसे ही आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं शब्दों को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पंक्ति से पंक्ति, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। सो कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जलाकर तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। मतलब दो पोयम की लाइनों को एक लाइन बनाकर, एक स्टेटमेंट बनाकर कैसे लिखा गया है वो करना है। सो अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तुम स्नेह से भर भर कर ये दिए जलाते चलो। बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा,
तो इसको हम लिख सकते हैं इन्हें बुझाओ नहीं तो पथ मिलना कठिन होगा। फिर है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसको लिख सकते हैं पर आज विश्व में क्यों दिन के समय में ही अमावस निशासी घिरी आ रही है। ऐसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सा सी से का प्रयोग। अब देखो घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। ये सी वर्ड लगाकर हमने कुछ वर्ड्स बनाए हैं यहाँ पर, है ना, पोएम में। सो इन पंक्तियों में से कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, जैसे निशासी, स्वर्ण सी। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग हुआ है। निशासी मतलब रात जैसी, स्वर्ण सी यानी सोने जैसी। सो कंपैरिजन के लिए सी से वर्ड लगता है। सो सा सी से का प्रयोग तब समानता दिखाने के लिए किया जाता है। सो इनसे पहले डैश का साइन यहाँ पर आप लगाएंगे। सो आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। सो कुछ है जैसे उसकी हिम्मत पर्वत सी अडिग है। पर्वत सी यानी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उन पहाड़ों जैसी उसके अंदर हिम्मत है। उनका चेहरा चांद सा सुंदर है, चांद जैसा सुंदर है। उनकी मुस्कान फूल सी कोमल है, फूल जैसी उनकी जो हंसी है वो बहुत सॉफ्ट है। वह बारिश सी बरसती खुशी में झूम रही है। सो यहाँ पर किसी की खुशी की तुलना बारिश के साथ की गई है। फिर उसके विचार सागर से गहरे थे। सो यहाँ पर थॉट्स को यानी विचार को सागर यानी समुद्र के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट से आगे। सो आपकी बात रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि एक भी व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। सो यहाँ पर दूसरों के लिए कार्य करने के लिए, जीने के लिए कहा जा रहा है। तो आप क्या क्या दूसरों के लिए कार्य करते हैं वो आप बताएंगे। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे दूसरों की भलाई के लिए मैं कई छोटे छोटे कार्य करता हूँ या करती हूँ, जैसे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करना, बुजुर्गों की सहायता करना, मोहल्ले की सफाई में योगदान देना। आप क्या क्या काम करते हैं वो आप बताएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इस कविता में निराश ना होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे, अपने समूह में बताइए। यदि मित्र निराश हो तो उसे समझाऊंगा या समझाऊंगी कि मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं और उनसे लड़ते रहने से ही हमें सफलता मिलती है। देन नेक्स्ट इज, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे, उस घटना के बारे में बताइए। सो मुझे एक बार मेरे शिक्षक ने पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित किया था, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैंने बेहतर प्रदर्शन किया। यहाँ पर ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको खुद से बताना है। ओके, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम जानने वाले हैं, अमावस्या या पूर्णिमा क्या होती है। तो जैसे 2 लाइनें थी, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। तो ये अमावस और पूर्णिमा, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अमावस मतलब पूरी रात अंधेरा रहता है, चांद दिखता ही नहीं। पूर्णिमा यानी पूरा गोल चांद दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? क्या आपको चांद एक जैसा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं, तब आगे रीड करेंगे। ओके, सो चांद जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से राउंड राउंड घूमता है। ओके, और पृथ्वी जो है वो सन के अराउंड घूमती है। सो इससे क्या होता है, सो आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है जबकि पृथ्वी सूर्य की। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती और बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमकदार दिखता है। इसी छाया और उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। सो चंद्रमा की कला में ही ये अमावस्या और पूर्णिमा शब्द आते हैं, ये हम आगे अभी देखेंगे। सो अभी जैसे मैंने आपको समझाया, चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। चांद फिर हमें दिखता कैसे है? पृथ्वी की छाया
जो चंद्रमा पे पड़ती है, इस वजह से चंद्रमा का कुछ पार्ट हमें नहीं दिखता है, लेकिन जिस पार्ट पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वो हमें दिखाई देती है। चलिए आगे इसको समझते हैं। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण शब्द का एक अर्थ काला भी है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल शब्द का अर्थ मतलब उजाला भी है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं, जब चांद जो है ऐसे नीचे अमावस्या है, पूरा अंधेरा है, जब चांद दिख ही नहीं रहा, फिर धीरे 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 चांद ऐसे जो व्हाइट वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा है वो एरिया बढ़ते जाता है, तो इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब पूरा चांद दिखता है तो पूर्णिमा होती है। फिर इधर से आप एरो के निशान को देखते चलिए, फिर कृष्ण पक्ष यानी कि अब अंधेरा वाला पार्ट बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि कृष्ण मतलब काला रंग, सो काला वाला एरिया बड़ा होते जा रहा है और फाइनली लास्ट में फिर अमावस्या आ जाती है। इस तरीके से देखिए एरो कैसे घूमता है ये चांद, है ना, तो ऐसे घूमता है और इस तरीके से इसकी इमेजेस बनती हैं अलग अलग। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से चांद होता है। सारी इमेजेस यहाँ दी हुई हैं। सो अब नीचे देखिए कि इस चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष को पहचानिए और उनके नाम सही जगह पर लिखिए। ये आप अपने से भी कर सकते हैं, इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे काला यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो अमावस्या, पूरा चांद यहाँ दिख रहा है तो पूर्णिमा। जब चांद का जो उजाला वाला पार्ट है वो बढ़ रहा है तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब अंधेरा वाला पार्ट बढ़ रहा है तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। ओके, 14 दिन का होता है शुक्ल पक्ष, 14 दिन का होता है कृष्ण पक्ष। इसी तरीके से 28 दिन का क्या बनता है, एक महीना पूरा बनता है। सो आप कैलेंडर देखते होंगे, कैलेंडर को हिंदी में हम तिथि पत्र कहते हैं, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर जनवरी मंथ 2023 का कैलेंडर आपको दिया हुआ है। आपने तिथि पत्र कैलेंडर अवश्य देखा होगा, इसमें साल और सभी महीनों की तिथियां और जानकारी दी होती है। नीचे यहाँ पर हमें जो एक इमेज दी गई है, सो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन है। तो यहाँ देखिए जनवरी में 31 डेज होते हैं तो 31 दिन है। देन नेक्स्ट इज पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और किस वार को पड़ रही है, वार यानी कौन से दिन को पड़ रही है। सो पूर्णिमा देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6 तारीख को, है ना, और इसके सामने दिन कौन सा है, शुक्रवार। सो 6/1/2023, क्योंकि एक महीना है, जनवरी पहला महीना होता है और 2023 को और शुक्रवार का दिन है। फिर है अमावस्या किस दिन पड़ रही है, तो ये देखिए 21 तारीख को और शनिवार का दिन है ना। देन नेक्स्ट इज कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है। सो यहाँ देखिए कृष्ण पक्ष की सप्तमी कितने तारीख को, 14 तारीख को। शुक्ल पक्ष की सप्तमी कितने तारीख को, 28 तारीख को। तो इनमें कितना डिफरेंस है, 28 में से 14 को माइनस करो, यानी 14 दिनों का अंतर है। ओके, देन नेक्स्ट इज इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं। सो कृष्ण पक्ष में कितने दिन है, चलिए काउंट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो कृष्ण पक्ष में कुल 14 दिन है। देन नेक्स्ट इज वसंत पंचमी की तिथि बताइए। ये रही वसंत पंचमी, 26 तारीख को है ना, 26/1/2023, ये शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है, राइट। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आज की पहेली। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ हवा है ना, हम सब जानते हैं कि पवन का मीनिंग क्या है, हवा। सो नीचे एक अक्षर जाल दिया हुआ है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छपे हुए हैं, उनको खोजकर आपको उन पे सर्कल करना है। जैसा एक हमने पहले ही यहाँ पर बना के दिया हुआ है, देखते हैं कि कितने सही नाम या शब्द आप खोज पाते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे ग्रिड दिया हुआ है, हवा एक वर्ड को यहाँ सर्कल किया हुआ है, बाकी हमें ढूंढने हैं। सो देखो हवा को पवन भी कहते हैं, मारुत भी कहते हैं, वात भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, देन अनिल भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, बयार भी कहते हैं। ये तो मैंने कुछ ढूंढे, अगर आपको और मिल रहे हैं तो आप वो भी सर्कल कर सकते हैं। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 7 जलाते चलो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर 7 तक सभी वीडियोस की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से सभी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 सत्रिया और बिहू नृत्य यानी डांस फॉर्म है ये दोनों, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये निबंध है जया मेहता जी द्वारा लिखा गया है। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.